नमस्कार। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये विषय हम इस पर कुछ वीडियोस बना रहे हैं। मेरा नाम युद्धवीर टंडन है और इस टॉपिक पर आज एक दूसरी वीडियो जो है इस सीरीज की मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ। लेसन 2 है लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर के। इसमें हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, और साथ ही क्या रोल एक टीचर का रहता है लैंग्वेज की डेवलपमेंट में, उस पर जो है वो हम बात करेंगे। और थ्योरीज जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट की उनको लेकर के भी बात करेंगे। इसमें थ्योरीज में हम बिहेवियरिज्म, नेटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल इंटरेक्शनिज्म के साथ साथ जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो एक हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज के ओरिजिन की जो थ्योरीज हैं, जैसे डिवाइन गिफ्ट थ्योरी है या डिंग डोंग पू पू थ्योरी है, या बाकी कुछ मेजर थ्योरीज जो है वो उनको हम कवर करने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को जो है वो हम आगे बढ़ाते हैं और इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं लैंग्वेज के डेवलपमेंट की। तो इसमें देखिए, सबसे पहले अगर हम की कैरेक्टरिस्टिक्स की जब बात करते हैं, मुख्य विशेषताओं की, तो सबसे पहला इसमें आता है यूनिवर्सल सीक्वेंस। यानी कोई भी भाषा जो है जब उसका विकास होता है तो उसका जो सीक्वेंस है भाषा के विकास का, वो पूरे की पूरी दुनिया में एक समान है, यूनिवर्सल है। यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि इंडिया में अलग तरह से होगी, इंग्लैंड में अलग तरह से होगी और यूएस में अलग तरह से होगी। वो भारत के अंदर भी, भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों में, उन राज्यों के अंदर अलग अलग जिलों की भी अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो एक यूनिवर्सैलिटी हमें देखने को मिलती है। यानी चाइल्ड जो एक्वायर करेगा लैंग्वेज स्किल्स को, वो प्रिडिक्टेबल होती हैं। जैसे कि उसका एक ऑर्डर है, चाहे क्विंग, बैबलिंग, सिंगल वर्ड, टू वर्ड, फ्रेजेस, सेंटेंसेस की हम बात करें, तो इसके ऊपर हम आगे डिटेल में एक स्लाइड देखेंगे भी। तो मेन चीज यहां पर यह है कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, सबसे पहली कि ये यूनिवर्सल सीक्वेंस को फॉलो करती है। दूसरा, इसकी जो डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअल रहती है। अब डेवलपमेंट के ग्रेजुअल रहने से क्या अभिप्राय है? देखिए, डेवलपमेंट के ग्रेजुअल रहने का मतलब है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे ही आगे बढ़ती है। इसके ओरिजिन की थ्योरीज में भी हम देखेंगे कि वन ऑफ द थ्योरी सेज दैट इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। सो with children continually refining and expanding their language skills over a time। इसमें क्या है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो लर्नर है, जो चिल्ड्रन है, वो लगातार कॉन्टिन्यूली रिफाइन करता है, एक्सपैंड करता है अपनी लैंग्वेज स्किल्स को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, या हम कह सकते हैं कि ओवर टाइम, यानी निरंतर जब तक उसका सीखना जो वो चलता है तब तक। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल वेरिएशंस भी इसमें है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल प्रोसेस है तो जैसे राम सीखेगा वैसे ही रोनाल्ड भी सीखेगा, या जैसे जो है वो श्याम सीखेगा वैसे ही जो है वो घनश्याम भी सीखेगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ऑलवेज देयर। यानी चिल्ड्रन डेवलप लैंग्वेज एट देयर डिफरेंट रेट एंड इन डिफरेंट वेज, इन influenced by factors such as genetics, environment and culture। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई बच्चा जेनेटिकली ही बड़ा स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली उसकी लैंग्वेज एक्विजिशन पावर जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, फास्ट होगी और बहुत ज्यादा वाइब्रेंट होगी। इसी तरीके से एनवायरनमेंट किस तरीके का बच्चे को मिल रहा है, यदि उसके साथ जो एनवायरनमेंट है उसमें लिंग्विस्टिक अप्रोच है ही नहीं है, उसको भाषाई वातावरण मिल ही नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है वो हैम्पर होगी। और एट द सेम टाइम कल्चर कैसा है, क्या जो कल्चर है वो लिंग्विस्टिकली रिच है या नहीं है, क्या वो ओपन है दूसरी लैंग्वेजेस को सीखने के लिए या नहीं है। अगर कन्फाइंड है तो बच्चा दूसरी लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स में ही, तो हम देखेंगे कि इसमें नेक्स्ट जो बिंदु है वो आता है इंटरेक्शन ड्रिवन है ये। अब इंटरेक्शन ड्रिवन का क्या मतलब है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है ये ड्रिवन है, ये जो है वो किस के माध्यम से चलती है, ये चलती है इंटरेक्शन के माध्यम से जो हम दूसरों के साथ करते हैं। इसमें हमारे केयर गिवर्स, यानी जो हमारी देखभाल करते हैं, हमारे पीयर्स, हमारे जो सहपाठी हम कह सकते हैं, जो हमारा एक दोस्तों की मंडली रहती है, और हमारे जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, वो शामिल है। यानी कि लैंग्वेज कब डेवलप होगी अच्छे से, जब जो इंटरेक्शन है वो बेहतरीन होगी, लर्नर और उसके केयर गिवर्स के बीच में, लर्नर और उसके पीयर्स के बीच में, एंड एट द सेम टाइम लर्नर और उसके टीचर्स के बीच में। अब कंटेक्स्ट डिपेंडेंट भी है लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट है वो कैसे, यानी कि ये शेप होती है उस कंटेक्स्ट में जिसमें ये
ऑकर कर रही है, जिसमें ये हमें जो है वो एक बच्चा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कल्चर कैसा है, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे हैं, मैंने पिछली एक पॉइंट में भी बताया कि यदि सोशली रिच होगी वो लैंग्वेज, सोशली वहां पर जो है वो ओपन होगा, दूसरी लैंग्वेज को सीखने वाले बच्चे को प्रोत्साहित किया जाएगा, तो ऑब्वियसली जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो फास्ट होगी। और एनवायरमेंटल फैक्टर भी इसमें एक महती भूमिका का निर्वहन करते हैं। अब एरर ड्रिवन लर्निंग भी इसको हम कहते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम नोट करके रख लें। हर कंपेटिटिव एग्जाम में इस तरह की चीजें जो है वो घुमा फिरा के पूछी जाती हैं, और वहां पर जो है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने की कोशिश जो है वो एक लर्नर को की जाती है। तो देखिए, एरर ड्रिवन का क्या मतलब है कि लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है, ये ट्रायल एंड एरर से चलती है। कोई बच्चा है, वो कोई वर्ड बोलेगा, उसमें मिस्टेक होगी, फिर वो उसको रिफाइन करेगा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ये प्रोसेस जो है वो लैंग्वेज स्किल में डेवलप हो जाएगा, और उसकी स्किल इतनी बढ़िया हो जाएगी कि जो बच्चा एक समय बोलने से भी झिझकता है, वो एक समय पर भाषा के साथ खेलना शुरू कर देता है, यानी ही स्टार्ट्स प्लेइंग विद द लैंग्वेज। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, करेक्टरिस्टिक्स में करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, इन्फेंसी में क्या करेक्टरिस्टिक्स है। देखिए, पीछे हमने बिंदु पढ़े कुछ, अब इसमें हम स्टेज वाइज देखेंगे। तो स्टेज वाइज क्या है कि इन्फेंसी में बेबी कैन डिटेक्ट वेरी वेरी सब्टल डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश फोनिम्स, यानी बच्चा जो है वो किसी भी भाषा के, इंग्लिश यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया, उनके जो फोनिम्स हैं, फोनिम यानी भाषा की वो छोटी से छोटी इकाई जिसके आगे टुकड़े ना किए जा सके। इंग्लिश में जैसे हम वर्ण की बात करते हैं, तो अंग्रेजी भाषा में जो है वो फोनोलॉजी में जब हम उस फोनिक्स की बात करते हैं जो सबसे छोटी ध्वनि है, तो उसको फोनिम कहते हैं। तो बच्चा जो है वो इन्फेंसी स्टेज में भी क्या कर सकता है, डिफरेंस जो है वो उसमें डिटेक्ट कर सकता है। तो ये उसकी डेवलपमेंट की करेक्टरिस्टिक्स हैं। देन बैबलिंग स्टेज की अगर हम बात करें तो इसमें बेबीज आर स्माइलिंग एट केयर गिवर्स एंड इन डूइंग सो दे एंगेज इन कूइंग साउंड। अब बैबलिंग स्टेज में बच्चा थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, तो वो अपने केयर गिवर्स को स्माइल देना शुरू कर देता है, और इन दैट प्रोसेस ही सम टाइम एंगेज इन कूइंग साउंड। जैसे बच्चे को हमने सुना होगा वो कूइंग साउंड करते हैं, है ना, तो वो क्विंग साउंड जो है वो बैबलिंग की स्टेज की ही एक एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब अगर हम टोडलरहुड की बात करें जो 9 से 15 महीनों के दरमियान आता है, इसमें बच्चा अपना पहला वर्ड सीखता है, यानी पहले वर्ड की अपीयरेंस जो है वो देखने को मिलती है, चाहे वो माँ हो पापा हो। लेकिन इसमें कई बार जो केयर गिवर हैं उनकी अटेंशन पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है बच्चे ने अपना पहला वर्ड अटर किया हो, लेकिन उसको अटेंशन ही नहीं मिली, उसको रीइंफोर्समेंट नहीं मिली, तो शायद दूसरी बार जो उसकी ऑकरेंस है वो थोड़ी सी लेट हो जाए। अगर पहले वर्ड को, शुरुआती जो अटरेंस है बच्चे की, अपीयरेंस है वर्ड की, वो डिटेक्ट हो जाती है और उसको रीइंफोर्समेंट मिल जाता है, जैसा कि स्किनर बोलते हैं, देन it is very much possible that the frequency of those appearance of those words will be very high. अब नेक्स्ट इसमें इसमें क्या आता है, नेक्स्ट इसमें आता है वर्ड मीनिंग। अब अगर हम वर्ड मीनिंग्स की बात करें तो वर्ड मीनिंग्स में जो है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो क्या चीज है कि ओवर जनरलाइजेशन जो है वो इसमें हो जाती है ऑफ वर्ड्स, है ना। जैसे बच्चा अगर डैडी उसको बोलना सिखा दिया जाए तो वो हर आदमी को डैडी बोलना शुरू कर देता है, जो भी एक पुरुष उसके सामने आता है, क्योंकि वो ओवर जनरलाइज कर देता है। उसे ये नहीं पता है कि हर पुरुष को डैडी नहीं बोला जा सकता है। ओनली फ्यू मेन, और सॉरी, ओनली वन, देयर इज ओनली वन डैडी, एक ही पापा है ना। इसी तरीके से एनिमल्स की अगर हम बात करें तो बच्चे को यदि हमने कुत्ता दिखा दिया, डॉग दिखा दिया, तो हो सकता है वो सभी एनिमल्स को कुत्ता बोले, लेकिन ओनली फ्यू एनिमल्स आर कॉल्ड डॉग, है ना। बाकी कैट्स हैं, इसी तरीके से और एनिमल्स हैं, लेकिन बच्चा ओवर जनरलाइज कर देता है। हर गोल चीज को बच्चा क्या बोलना शुरू कर देगा, बॉल बोलना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ये बॉल ही तो है। देन प्री स्कूल स्टेज की अगर हम बात करें जो 2 इयर्स की एज रहती है, इसमें ग्रामर या टू वर्ड अटरेंस का जो रोल है वो आ जाता है, यानी बच्चा इसमें ग्रामर के साथ इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम ट्रेडिशनल ग्रामर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम फंक्शनल ग्रामर की बात कर रहे हैं। तो इसमें टू वर्ड अटरेंस जो बच्चे की हमें देखने को मिलती है, और 18 से 24 महीने के दरमियान ये जो स्टेज है वो आती है, और 50 से 500 शब्द की जो वोकैबुलरी है बच्चे की वो इस दरमियान जो है वो डेवलप हो जाती है। इसके बाद सिमेंटिक रिलेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो ये स्टेज है ये चाइल्ड की टू वर्ड स्टेज से कंसर्न्ड है,
और इसमें जो है वो सिमेंटिक रिलेशन भी डेवलप हो जाता है। यानी ऊपर वाली स्टेज की बात कर रहे हैं तो इसमें सिमेंटिक का मतलब क्या है, अर्थ, यानी बच्चा जो है वो अर्थपूर्ण वाक्य बोलना शुरू कर देता है। इस पर हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे अगली स्लाइड्स में भी, तो ये और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। ये एक रफ ड्राफ्ट है, इसको और ज्यादा प्रिसाइज मैंने अगले आने वाली स्लाइड्स में किया है। नेक्स्ट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें क्रिएटिविटी और लेटर वर्ड लर्निंग जो है वो शामिल है। तो ये कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो स्टेज वाइज मैंने यहाँ पर प्रेजेंट की हैं। तो इसको जो है वो इस तरीके से हम आगे लेकर के चल सकते हैं। अब इसके बाद है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लैंग्वेज को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए लैंग्वेज को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं उनकी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो लैंग्वेज को अफेक्ट करने वाले फैक्टर में सबसे पहले तो फैक्टर आ गया फिजिकल फैक्टर हमारा। ठीक है जी, जो फिजिकल फैक्टर्स हैं यानी हमारे भौतिक क्या ऐसे कारक हैं, हमारी फिजिकल से हमारी फिजिक्स से जुड़े हुए कौन कौन से ऐसे कारक हैं। तो सबसे पहला तो इसमें आ गया वही एज। ठीक है जी, अब देखिए एज है। अब जो एज है इसमें क्या है, चिल्ड्रन ब्रेन आर मोर मैलेबल मेकिंग इट इजियर फॉर देम टू पिक अप लैंग्वेजेस। यानी बच्चे का जो मस्तिष्क है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बात के लिए कि कैसे बच्चा लैंग्वेज को पिकअप करेगा। और अडल्ट जो हैं वो कुछ हद तक हाउएवर कैन स्टिल लर्न लैंग्वेजेस इफेक्टिवली विद डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस। तो इसमें एज जो है वो बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर हम सोचेंगे कि 1 साल का बच्चा ही जो है वो फ्लुएंटली जो है वो बड़ी सारी भाषाएं बोलना शुरू कर दे तो इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज एज हैज इट्स ओन रोल as a physical factor in the development of language learning. Next factor is cognitive ability. So individual with higher cognitive ability such as memory and problem solving skills tend to learn languages more quickly. जिन बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बहुत हाई होगी, जिन बच्चों में मेमोरी लेवल हाई होगा, ऑब्वियसली वो बच्चे लैंग्वेज सीखने में भी जो है वो काफी तत्परता दिखाएंगे और तत्परता के साथ साथ उनमें जो है वो उनके सीखने की गति भी तेज होगी। अब हेल्थ और वेलबींग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हेल्दी लर्नर है वो बहुत फास्ट लैंग्वेज को सीखेगा एज कंपेयर टू अ सिक लर्नर। और लर्नर जो है वो सिर्फ हेल्दी फिजिकली नहीं होना चाहिए, ही इज सपोज टू बी हेल्दी मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली एज वेल। और इसमें आगे अगर हम बढ़े तो ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन की भी बात की जाती है। यानी ब्रेन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अगर हम बात करें लैंग्वेज लर्निंग में, जिसकी जिसको हम ये मान सकते हैं कि स्पीच और हियरिंग ऑर्गन्स के बाद, है ना, बोलने और जो हेयरिंग ऑर्गन्स हैं उनके बाद जो ब्रेन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर अच्छे हैं तो पॉजिटिवली इफेक्ट कर सकते हैं और अगर एडवर्सली भी इफेक्ट कर सकते हैं इन केस अगर इनमें कोई डिफेक्ट है या बाय बर्थ कोई कमी रह जाती है, जेनेटिकली कोई इशू इसमें है, तो फिर इसमें दिक्कत आ सकती है। कुछ और फैक्टर्स हैं जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की हम बात करते हैं, मोटिवेशन है। अब मोटिवेशन देखिए दो तरह की हम सभी जानते हैं, इंट्रिंसिक है एंड एक्सट्रिंसिक है। जो इंट्रिंसिक है वो पर्सनल मोटिवेशन है, वो हमें किसी और से नहीं मिलती है, वो हमारी व्यक्तिगत है, वो अंदर से आती है, जैसे सेल्फ स्टार्टेड है। यदि कोई बच्चा है उसका अंदरूनी इंटरेस्ट किसी लैंग्वेज में पैदा हो जाएगा तो वो उसको सीख के ही रहेगा, उसको फिर कोई बैरियर रोक नहीं सकता। इसी तरीके से कुछ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस होती हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट यदि लेनी है तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी बिकॉज इंग्लिश इज अ लिंक लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ ट्रेड। सो these motivations are called extrinsic motivations और दोनों ही बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी की बात करें तो कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जैसे एक्सट्रोवर्जन है, रिस्क टेकिंग है, कॉन्फिडेंस है। अगर इस तरीके का बंदे का या लर्नर का जो टेम्परामेंट है तो बहुत जल्दी लैंग्वेज को सीखेगा। अगर बच्चा एक्सट्रोवर्ट है तो, अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो फिर उस केस में थोड़ा सा उसको दिक्कत आती है या वो डिले जो है लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस जो है वो हो जाता है। एग्जाइटी और स्ट्रेस की बात हम करते हैं तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे की अगेन लैंग्वेज लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। स्ट्रेस यदि कोई बच्चा बड़ा ज्यादा ले लेगा नेचुरली इफेक्ट होगा। लर्निंग स्टाइल्स भी डिफरेंट डिफरेंट है, हम सभी जानते हैं। वी हैव ऑडिटरी लर्नर्स, विजुअल लर्नर्स, काइनेस्थेटिक लर्नर्स। तो हर लर्नर का अपना सीखने का स्टाइल है वो, और वो इंडिपेंडेंटली सीखता है अपने अपने स्टाइल में। तो हम ये नहीं कह सकते कि यदि कोई बच्चा ऑडिटरी लर्नर है तो वो ही विल लर्न लैंग्वेज एज फास्ट एज विजुअल लर्नर, ठीक है, या कोई काइनेस्थेटिक है तो वो बड़ा स्लो सीखेगा, नहीं, बस उसके सीखने का तरीका अलग है, स्टाइल अलग है, सीखने की गति जो है वो उस स्टाइल के हिसाब से इट कैन डिपेंड, बट स्टिल द लर्निंग स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
नेक्स्ट सोशल फैक्टर्स हैं कुछ एक। अब सोशल फैक्टर्स में जैसे सोशल इंटरेक्शन है ना, जैसे इंटरेक्टिंग विद नेटिव स्पीकर्स है, या चाहे वो इन 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 पर्सन हो, ऑनलाइन हो, है ना, तो ये इंप्रूव करती है लैंग्वेज स्किल्स को। आज बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे ऐप्स आ गए हैं जो क्या करते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं अपनी लैंग्वेज को उसको उसकी प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज करने में, फ्लुएंसी को इंक्रीज करने में। जैसे अगर हम छोटे लेवल पे बात करें तो गूगल का रीड अलोंग ऐप है, उनको हम प्राइमरी स्कूल्स में यूज करते हैं बच्चों को लैंग्वेज सिखाने में। इसी तरीके से बड़े स्तर पर जो है वो डियोलिंगो ऐप है, या बहुत से ऐप हैं जिनको आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, तो उनको जो है वो क्यों यूज किया जाता है, इंटरेक्शन के पर्पज से। नेक्स्ट है इसमें कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है बच्चे का। अगेन बार बार ये स्टेप्स घूम फिर कर आएंगे, तो हमें इनको ध्यान में रखना है। दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड ऑल दीज स्टेप्स अगेन एंड अगेन, so that this particular concept becomes very familiar to the viewers and the listeners of this video. अब नेक्स्ट इसमें क्या है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की भी बात है। यदि नेचुरली यदि किसी का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हाई है, तो उसको उसके पास क्या होगा, रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, उसके पास क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं एक एज है उसके पास कि वो अपनी लैंग्वेज को काफी अच्छे तरीके से सीख सकता है एज कंपेयर टू लो इकोनॉमिक स्टेटस। बट अगेन और बाकी फैक्टर्स जो है वो अपना रोल प्ले करेंगे। किसी का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा है लेकिन उसके पास मोटिवेशन ही नहीं है, ना इंट्रिंसिक ना एक्सट्रिंसिक, तो फिर उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो ये हमें इसको इस तरह से देखना है। ये नहीं है कि एक फैक्टर जो मैंने बोल दिया वो सर्वे सर्वा है, सारे जो है वो एक सिस्टम के रूप में काम करते हैं और कलेक्टिवली जो है वो इफेक्ट करते हैं लैंग्वेज की लर्निंग को। एक्सेस टू रिसोर्सेज अपने आप ही सिंपल सी बात है, यदि किसी के पास रिसोर्सेज की एक्सेस है तो वो ज्यादा सीख पाएगा। जैसे मैंने जिन एप्स की बात की, दे डिमांड सम मनी, उनमें कुछ पैसा लगता है, कुछ फ्री भी है बट कुछ डिमांड भी करते हैं मनी की। तो यदि किसी के पास नहीं होंगे तो वो अपॉर्चुनिटी को लूज कर देगा, फिर उसको कोई और अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी जिसमें टाइम लग सकता है। तो ये सारी बातें हैं। अब इसमें देखिए कुछ फैक्टर्स और हैं, जैसे जिनको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स बोल सकते हैं। इसमें पहला आता है फैमिली के फैक्टर्स, ठीक है। तो फैमिली फैक्टर्स में क्या है, जैसे पेरेंट्स की एजुकेशन है, रिलेशन बिटवीन फैमिली है, होम एटमोसफेयर है, इकोनॉमिक स्टेटस है, पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग है, कल्चरल बैकग्राउंड है, ये सारी चीजें परिवार से जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन ये भी लैंग्वेज की लर्निंग को इफेक्ट करती हैं। और सिमिलरली स्कूल फैक्टर्स हैं, जैसे जो स्कूल से जुड़े हैं हमारे, वो क्या है, टीचिंग का मेथड कैसा है किसी टीचर का, करिकुलम कैसा है, लर्निंग स्टाइल कैसा है, टीचर और टोट के बीच का रिलेशनशिप कैसा है, और रिलेशन अमंग स्टूडेंट, ठीक है, वो कैसा है। अध्यापक और स्टूडेंट का तो रिलेशन हमने देखा, लेकिन स्टूडेंट्स का आपस का कैसा रिलेशन है, ठीक है। डिसिप्लिन कैसा है स्कूल में, क्या अनुशासन है या नहीं है, शेड्यूल कैसा है, टाइम टेबल कैसा है स्कूल का, स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, एटीट्यूड कैसा है, बिलीव्स कैसे हैं स्कूल के। तो ये सारी चीजें कलेक्टिवली, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लैंग्वेज लर्निंग को फैक्टर्स के रूप में अफेक्ट करती हैं। और अब बारी अगर आती है हमारी मेन, टीचर्स का क्या रोल है, टीचर का रोल क्या है। तो सबसे पहला रोल है टीचर का एज ए फेलिसिटेटर। अब क्रिएटिंग अ सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और टीचर ही वो आदमी है जो ये चीज कर सकता है। ही कैन क्रिएट अ सेफ, इंक्लूसिव एंड मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट। सेफ तो करना ही पड़ेगा उसको, एक सिक्योरिटी होनी चाहिए बच्चे में कि मैं यहाँ सेफ हूँ, मैं जो सीख रहा हूँ वो सेफ्टी में के साथ सीख रहा हूँ। और इंक्लूसिवनेस का मतलब क्या है, कि ऐसा ना हो कि कोई बच्चा अपने आप को इसमें छूटा हुआ महसूस करे या हाशिए पर महसूस करे। ठीक है, पेज होता है ना कॉपी का, उसके उसके उस पर हाशिया लगा होता है। ऐसा ना हो कि मेन स्ट्रीम के बच्चे अलग हों और कुछ बच्चों को लगे कि हम तो हाशिए पे पहुंच गए हैं। तो इंक्लूसिव होना चाहिए, और साथ ही साथ मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट दैट एनकरेजेस लर्नर्स टू टेक रिस्क एंड एक्सपेरिमेंट्स विद लैंग्वेज। ये एक टीचर का रोल है। उसके बाद प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटी देनी है लर्नर्स को। प्रैक्टिस किस चीज की, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, LSRW, इस क्रम में हम इसको चला सकते हैं। ठीक है। अब इसमें आता है गाइड, टीचर एक गाइड है, ठीक है। उसको क्लियर गोल सेट करने हैं, एक्सपेक्टेशन सेट करनी है, उसको फीडबैक देना है, गाइडेंस देनी है बच्चे को। तो ये काम टीचर्स के हैं, ये रोल है टीचर का। मेंटर का रोल है टीचर का, उसको मॉडलिंग करनी है लैंग्वेज यूज की, यानी उसको आदर्श वाचन करके दिखाना है, तभी तो बच्चे स्वस्वर वाचन और फिर व्यक्तिगत वाचन की ओर जा पाएंगे। इसमें एनकरेजिंग
जो है लर्नर्स ऑटोनॉमी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यदि लर्नर की स्वायत्तता, जिसको हम एक तरीके से मेटाकॉग्निशन से भी जोड़ते हैं कहीं ना कहीं, वो चीजें इसमें होनी चाहिए, तब जाकर के बच्चा कहीं ना कहीं ये फील कर पाएगा कि हाँ, एक टीचर जो है वो मतलब उसको एक बेहतर वातावरण दे रहा है, और बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं ये फील कर पाएगा कि हाँ, मैं अब लैंग्वेज सीख पा रहा हूँ या लैंग्वेज सीखने की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और कहीं ना कहीं ये एक लैंग्वेज सीखने तक ही सीमित नहीं है, जीवन जीने के लिए लाइफ स्किल भी है ये एक। अगर लर्नर ऑटोनॉमी को सीखता है तो वो उसकी लाइफ स्किल भी है, क्योंकि उसको गोल सेट करना आ रहे हैं, उसको सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग स्ट्रेटजीज बनानी आ रही हैं। तो ये बड़ी चीजें हैं। रिफ्लेक्टिव जर्नल इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो इसमें आता है। देन असेसर की बात हम करते हैं, तो टीचर जो है वो असेस करता है लर्निंग प्रोग्रेस को, वो आइडेंटिफाई करता है किसको, वीकनेस को, जिसको हम लर्निंग गैप्स बोलते हैं, फिर एडजस्टमेंट करता है किसका, अपनी इंस्ट्रक्शंस का अकॉर्डिंगली, और मोटिवेटर के रूप में काम करता है। एक टीचर दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर है, अगर वो मोटिवेट कर पाए तो। ही कैन क्रिएट अ पॉजिटिव एंड एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट दैट एनकरेजेस लर्नर टू टेक रिस्क एंड persist इन देयर लैंग्वेज लर्निंग जर्नी। क्योंकि ये कोई आसान जर्नी नहीं है, ये एक बड़ी डिफिकल्ट जर्नी है। इट इज अ जर्नी फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। So teacher being a motivator can help out his students at this particular point by keeping his students in the journey of language learning. अब टीचर के रोल में कुछ और चीजें आती हैं, कुछ और भी रोल्स हैं टीचर के, जैसे असेसिंग लर्नर्स प्रोग्रेस आ गया, उसके बाद डेवलपिंग करिकुलम एंड मटेरियल आ गया, फोस्टरिंग कल्चरल अवेयरनेस आ गया, और फैक्टर्स लाइक इंटेलेक्चुअल लर्निंग, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ये सारी चीजें, टीचर की पर्सनैलिटी कैसी है, इमोशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं, स्पीच प्रॉब्लम्स, यदि कोई टीचर की अपनी स्पीच प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी बच्चों में भी। तो इन दैट केस टीचर कैन टेक हेल्प ऑफ modern technologies like as I already mentioned, YouTube है, बड़ी सिंपल है ना, उस पर कोई एग्जैक्ट या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुना दे। कुछ एप्स हैं जैसे गूगल रीड अलोंग ऐप है, बड़े सारे एप्स हैं, गूगल के भी हैं और बाकी भी हैं, और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब टीचर्स की करेक्टरिस्टिक्स भी तो होंगी ना कुछ रोल के साथ साथ, तो टीचर वाइटल रोल तो प्ले करता ही करता है, देर इज नो डाउट अबाउट दैट। अब की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उसमें पेशेंस होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अडेप्टिबिलिटी होनी चाहिए। पेशेंस मतलब धैर्य होना चाहिए, ये नहीं कि अगर आज उसने सिखाना शुरू किया तो 1 मिनट में बच्चे को आ जाए। हाँ, इसका ये भी नहीं कि वो बच्चे को पूछे ही ना मुड़ के, बच्चे को जगाना भी है धीरे धीरे, बच्चे को पूछते भी रहना है कि करो 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 करो, लेकिन साथ साथ खुद अंदर से पेशेंस में होना चाहिए बच्चा, एम्पैथी, खुद को दूसरों की जगह पे रखना। अपने आप को यदि टीचर बच्चे की जगह पे रख के सोचेगा तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इससे इससे काफी लैंग्वेज लर्निंग में नहीं, ओवरऑल लर्निंग में काफी फायदा जो बच्चे को मिलेगा। और फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टिबिलिटी की हम बात करते हैं कि टीचर को जैसे ही लगता है कि भाई कोई लर्निंग गैप है, वो ठीक नहीं हो रहा है, ही शुड इमीजिएटली चेंज हिज टीचिंग स्ट्रेटजीज और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। इसमें आता है नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड पैडागोजी, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि टीचर को पैडागोजी का नॉलेज नहीं है, लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है, then I think it will be really very difficult for that teacher to teach language learning to his students. अब लैंग्वेज और थॉट्स में क्या रिलेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मैं आप सबको कहूंगा कि इसको बिल्कुल ध्यान से आप सुने, बाकी स्लाइड्स की तरह ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये इसमें जो अब हम दो लोगों की मेनली बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्याजे हैं। तो प्याजे क्या कहते हैं, प्याजे बोलते हैं कि जी, जो बच्चा ना अपने आप में बात करता है, ठीक है, आपको आपने आपने देखा होगा, आपके आसपास बच्चे हैं, आप भी बच्चे थे पहले ना, पब्लिकली बोलने से पहले क्या है कि बच्चा क्या करता है, अपने आप से बात करता है। और इसको प्याजे ने नाम दिया है ईगो सेंट्रिक स्पीच, यानी ये बच्चे की स्व केंद्रित जो है वो स्पीच है। और इसको प्याजे ने, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी यूजफुल नहीं माना है। और इसके साथ साथ प्याजे और क्या कहते हैं कि जब बहुत सारे बच्चे मान लीजिए एक साथ ईगोसेंट्रिक स्पीच कर रहे हैं, तो उसको नाम इन्होंने दिया है कलेक्टिव मोनोलॉग। अब कलेक्टिव मोनोलॉग जो है, ये इसको अगर हम देखें तो ये भी एक टर्म जो है वो इनके द्वारा दी गई है। और इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि सोशल स्पीच। अब सोशल स्पीच क्या है कि जब बच्चा मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और आपस में बात करता है, करने के साथ साथ थोड़ा अपने सहयोगियों से भी बात करता है, पीयर से भी बात करता है, उसको इस प्याजे ने जो वो रिलेटिवली यूजफुल माना है एज कंपेयर टू ईगोसेंट्रिक स्पीच, और कहा है कि ये थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए, इसके बिल्कुल उलट जो थॉट्स हैं वो है वाइगॉत्स्की।
वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं, वो इस स्पीच को क्या बोलते हैं, जो बच्चा अपने आप में बात करता है इसको बोलते हैं वो प्राइवेट स्पीच, और वो इसको हाईली यूजफुल मानते हैं इन इन द जर्नी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। इसके साथ वो क्या कहते हैं कि ये किस किस चीज के लिए यूजफुल है, ये रेगुलेट करता है थॉट्स को। जैसे बच्चा मन में बात करता है कि मुझे आज मार पड़ी, मैं कल स्कूल ही नहीं जाऊंगा। जब वो थॉट्स होती है ना, आपस में बात करता है तो उसका थॉट ही वैसा बन जाता है, वो स्कूल से मतलब एब्सेंटिज्म बढ़ जाता है। इसी तरीके से वो बिहेवियर को भी रेगुलेट करता है। अगर कोई बच्चा उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करता है तो बच्चा इनर स्पीच में, जिसको कि हम प्राइवेट स्पीच यहाँ पर वाइकोत्स्की ने नाम दिया है, तो उसमें क्या होगा, वो मन में जब अपनी बात करेगा ना कि मेरा वो दोस्त अच्छा नहीं है, तो उसका व्यवहार भी उसके प्रति वैसा ही हो जाएगा, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प करता है। तो देखिए कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो टास्क है वो प्राइवेट स्पीच जो है वो फुलफिल करती है, इसीलिए वाइगोत्स्की ने इसको यूजफुल माना है। और वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं कि लेटर स्टेजेस में ये प्राइवेट स्पीच जो है यही इनर स्पीच का रूप ले लेती है, जब बड़े होकर के भी कईयों को आदत पड़ जाती है ना अपने आप से बात करने की मन में, जिसको मेटाकॉग्निशन भी बोलते हैं, उसको जो है वो लेटर स्टेज कहा गया है प्राइवेट स्पीच की। और ये भी वही सारे फंक्शंस करती है जो कि इनर स्पीच कर प्राइवेट स्पीच करती है अर्ली लाइफ में, और लेटर लाइफ में जो है वो इनर स्पीच ये सारे के सारे काम जो है वो करती है। अब देखिए इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि जो प्याजे हैं वो कहते हैं कि थॉट्स जो है वो पहले आते हैं, और थॉट्स के बाद जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, और इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे से दूर दूर है, एक एक किनारे पे है तो दूसरा दूसरे किनारे पे है। लेकिन ठीक इसके उलट वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं कि लैंग्वेज पहले आती है, थॉट्स उसके बाद डेवलप होती हैं, और जीरो यानी कि बच्चे के जन्म के समय ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, दूर दूर हैं, लेकिन 1 साल की आयु में लैंग्वेज और थॉट्स जो है वो बिल्कुल करीब आ जाती हैं, एक दूसरे से सट जाती हैं, एक दूसरे के साथ मिलके काम करना शुरू कर देती हैं, और 2 साल की उम्र आते आते ये एक दूसरे से ओवरलैप कर देती हैं। कहीं लैंग्वेज जो है वो थॉट को ओवरलैप कर देती है, और कहीं थॉट्स जो है वो लैंग्वेज को ओवरलैप कर देते हैं। और लास्ट ये रुकता यहाँ पर नहीं, ये सिलसिला ये 3 साल तक आते आते लैंग्वेज और थॉट्स जो है वो एक ही चीज बन जाती हैं, या अलग नहीं रहती हैं। यानी कि जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं वैसी ही हमारी सोच बन जाती है, ये वाइगोत्स्की ने कहा है। और अब आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा जो व्यू है वो ज्यादा जिसको हम कह सकते हैं फेमस हुआ है, वो है वाइगोत्स्की का व्यू, क्योंकि प्याजे ने जो है वो बिल्कुल ही इनको अलग अलग बोल दिया, और हम मानते हैं इस बात को कि कुछ हद तक ये ठीक भी है, लेकिन इसको जो है वो मॉडर्न जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है, और वो मैक्सिमम जो इस समय पर हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो वाइगोत्स्की को फॉलो करते हैं, उनकी इस सोच को फॉलो करते हैं। अब इसके बाद देखिए स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट पे हम आएंगे। स्टेजेस जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट की, सबसे पहले क्यूइंग स्टेज है, जो 1 महीने की एज की स्टेज को हम बोल सकते हैं। इसमें बच्चा बस बड़बड़ाता रहता है, क्विंग कुंग कुंग करेगा, मतलब बड़बड़ाएगा भी नहीं, बड़बड़ाना शब्द तो काफी बड़ा हो गया, मतलब अपने आप में आवाजें निकालता रहेगा, बिल्कुल छोटी छोटी ध्वनियां। इसके बाद क्या होगा, इसको प्री लिंग्विस्टिक स्टेज भी बोला गया है ना। देखिए बर्थ से लेके 6 मंथ तक भी कुछ जगह इसको माना जाता है, बट हम इस वाले को ज्यादा ऑथेंटिक मान सकते हैं जो इस तरफ लिखा हुआ है। अब देखिए बैबलिंग जो है वो 3 मंथ की जो स्टेज है उसको कहा गया है। और आप देखिए क्विंग जो है ना वो पूरी दुनिया में एक जैसी है, कहीं पर इसमें डिफरेंस नहीं है। इंडिया का बच्चा जिस तरीके से क्विंग करेगा, उसी तरीके से अब्रोड का बच्चा जो होगा वो भी करेगा। लेकिन बैबलिंग में हमने ये देखा है 3 मंथ तक आते आते लोकल लैंग्वेज के जो साउंड्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। बैबलिंग जो है वो हिंदी की अलग होगी, इंग्लिश की अलग होगी, जर्मन की अलग होगी, चाइनीज की अलग होगी, उर्दू की अलग होगी। इसी तरीके से अगली स्टेज आती है 1 वर्ड स्टेज, जो कि 1 साल के लगभग आती है, और इसमें बच्चा कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स को उनको नाम से बुलाना शुरू कर देता है, भले ही वो समझ आने योग्य हो या ना हो, बट वो बोलना शुरू कर देता है। अब उसके बाद आती है 2 to 3 वर्ड स्टेज, ये 1.5 वर्ष की आयु में आती है, और इसमें बच्चा सिंटेक्स और सिमेंटिक्स सीखना शुरू कर देता है। तो ध्यान रखिएगा यदि कभी कोई क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें सिंटेक्स और सिमेंटिक नॉलेज डेवलप होती है, तो वो 2 to 3 वर्ड स्टेज है। और इसको जो एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है टर्मिनोलॉजी में, वो है टेलीग्राफिक स्पीच का जो है वो इसको नाम दिया गया है। अब अर्ली चाइल्डहुड में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इसको माना जाता है। इससे इसलिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज माना जाता है क्योंकि यहाँ प्रतिदिन शब्द सीखने की जो अधिकतम गति है एक लर्नर की, एक बच्चे की, वो 25 से 50 शब्द हो सकती है। अब यहाँ एक कॉमन एरर क्या है इस एज का, वो ये है ओवर जनरलाइजेशन, जो जिसकी मैंने शुरू में बात की थी कि बच्चा हो सकता है, यदि इंग्लिश की अगर हम बात करें, जैसे हम कहते हैं
ही सेड मी, ठीक है। तो बच्चा अब हर जगह जो है वो ईडी लगाना शुरू कर देगा, जैसे टेल्ड, जबकि टेल्ड नहीं होगा, टोल्ड होगा, है ना। पापा को, एक आदमी को देख के उसको, जो पापा है, हर आदमी को देख के उसको पापा बोलना, ये ओवर जनरलाइजेशन के एग्जांपल्स हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट इसमें जो एक इसका फीचर है वो है मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस। हमेशा हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि मेटा शब्द जहां पर आ जाता है ना, वहां आता है किसी चीज के बारे में सोचना, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक अवेयरनेस के बारे में सोचना, बच्चा इस उम्र में ये सोचना शुरू कर देता है कि मेरी भाषाई जागरूकता कितनी है, ठीक है। इसको बियॉन्ड टेलीग्राफिक स्टेज भी कहा जा सकता है या कहा जाता है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर आएंगे। पहले बिहेवियरिज्म की हम बात करेंगे, तो इसकी जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी है, इसके जो मेन एडवोकेट्स हैं वो है जॉन वॉटसन और बी एफ स्किनर। अब देखिए ये क्या कहते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, आदत है एक तरीके की, जहां लर्नर जो है वो एक्वायर करता है लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन, रिपीटिशन एंड रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट वर्ड जहां आ जाए सीधा बी एफ स्किनर से वो लिंक हो जाता है। इमिटेशन में हम सभी जानते हैं जॉन वॉटसन का काफी काम है, ठीक है। और इसके जो की प्रोपोंडर्स है वो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। तो बेसिकली बिहेवियरिज्म में क्या कहा गया है कि भाषा कैसे सीखी जाती है, ये एक व्यवहार है जो कि एक दूसरे की नकल से सीखा जाता है। एक बच्चे ने दूसरे को बोलते हुए सुना और वो सीख गया। लेकिन अब नकल से सीखता है तो बच्चा नए शब्द कैसे सीख जाता है, नए वाक्य बनाना कैसे सीख जाता है, भाषा का नई तरह से प्रयोग करना कैसे सीख जाता है, कवियां, जो कविताएं हैं वो नए, जो एक पोइट है वो नई नई क्रिएशंस, नई नई पोइटिक क्रिएशंस कैसे कर लेता है। तो ये थ्योरी कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन इसको हम पूर्ण रूप से सत्य नहीं मान सकते। आगे बढ़ते हैं इसमें और अगली, अब हम कॉग्निटिव थ्योरी की बात करते हैं। कॉग्निशन में सबसे ज्यादा काम हम सभी जानते हैं किसने किया है, सबसे ज्यादा काम जो किया है वो जीन पियाजे ने किया है। ये 3 स्टेजेस हैं इसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, इनको भी आप साइड बाय साइड देख सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर कि लैंग्वेज लर्निंग इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस वेयर लर्नर्स कंस्ट्रक्ट एंड रिकंस्ट्रक्ट देयर ओन लैंग्वेज सिस्टम थ्रू एक्टिव मेंटल प्रोसेस। यानी ये एक मानसिक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, और ये एक सक्रिय एक्टिव है, पैसिव नहीं है। इसमें बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करता है अपने नॉलेज को लैंग्वेज के, और फिर रिकंस्ट्रक्ट भी करता है। आपको ध्यान होगा जीन पियाजे ने जो है कुछ कंसेप्ट दिए हैं, जैसे एसिमिलेशन है, ठीक है, एडॉप्टेशन है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ये सारे यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं काम आते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि लैंग्वेज कैसे सीखता है बच्चा। जैसे बच्चे ने मान लीजिए कोई शब्द सीखा, कोई वाक्य का कोई एक पैटर्न सीखा, कोई स्ट्रक्चर सीखा, तो वो खुद उसने कंस्ट्रक्ट किया, फिर उसके बाद वो रिकंस्ट्रक्ट किया। तो इसमें भी यही है कि ठीक है कुछ हद तक तो ये ठीक है, लेकिन हर बार बच्चा खुद ही कंस्ट्रक्ट नहीं करता है, कई बार वो नकल भी तो करता है, इमिटेट करता है। तो बड़ी सारी चीजें इसमें ऐसी हैं, और बच्चा दूसरों से भी सीखता है, ये नहीं कि सब कुछ खुद ही कंस्ट्रक्ट करेगा, है ना। ऐसा ही होता तो फिर तो भाषा खुद ही सीख जाता बच्चा, उसको समाज की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसमें इस थ्योरी का भी काफी क्रिटिसिज्म जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के क्षेत्र में लिंग्विस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों ने किया है। इसके प्रोपॉन्डर में चॉम्स्की और जीन पियाजे का नाम जो है वो आता है। अब नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। अब जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है लैंग्वेज की, ये लैंग्वेज की थ्योरी क्या बोलती है कि लैंग्वेज इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग where learners use their prior knowledge and experience to build new language structure। कहीं ना कहीं इसमें भी जो है वो किसको हमें देखने को मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा प्याजे की झलक भी मिल रही है, वाइगोत्स्की की भी मिल रही है, लेकिन मेन जो इसमें काम किया है वो ब्रूनर ने किया है, जेरोम ब्रूनर ने, जिनको श्रेय इसका जाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी का लैंग्वेज डेवलपमेंट की। तो ये वही कहते हैं कि बच्चे को कुछ चीजें पहले से आती होती हैं, उनका यूज करता है, कुछ अनुभवों का यूज करता है, और बच्चा नया जो स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का वो डेवलप करना शुरू कर देता है। अब आगे चलते हैं और इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी को देखते हैं। तो लैंग्वेज लर्निंग की जो ये थ्योरी है ये बोलती है कि ये एक सोशल प्रोसेस है जहां लर्नर एक्वायर करता है लैंग्वेज, कैसे, इंटरेक्शन से, दूसरों के साथ इंटरेक्शन से और नेगोशिएशन से, ठीक है, और साथ ही साथ किससे, रिसीविंग फीडबैक से। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है वो बेंड्यूरा का नाम आता है, एल्बर्ट बेंड्यूरा का। तो इन्होंने जो इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी का हम एक तरीके से कह सकते हैं कि मेन प्रोपोनेंट है ये इसके, और माइकल लॉन्ग और स्किनर का नाम तो इसके साथ जुड़ा ही है। अब इसमें जो नेक्स्ट नेम आता है वो आता है थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग में, किसका, कार्शियन मॉनिटर का। इसने एक मॉडल दिया, और वो मॉडल क्या है कि जो लैंग्वेज लर्निंग है ये 2 सिस्टम्स को इन्वॉल्व करता है,
एक्विजिशन सबकॉन्शियस एंड लर्निंग कॉन्शियस। एक्विजिशन को और लर्निंग को, यानी सब कॉन्शियस और कॉन्शियस को जो है वो इन्वॉल्व करता है। और ये मॉडल एम्फेसाइज करता है रोल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इन लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी किसी को भाषा सिखानी है तो उसको बोधगम्य इनपुट्स हमें देने हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसी चीज सिखा रहे हैं जिसका बच्चे को पता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बाइलिंगुअल तरीके से सिखाने की बात जो है वो कर रहा है, अगर हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस की बात करें इन क्लासरूम सिचुएशंस। और इसमें हम सभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टेफन काशन जो है वो इसके प्रोपोनेंट है, की प्रोपोनेंट। अब इसमें नेक्स्ट जो है वो है सोशियो कल्चरल थ्योरी। अगेन वाइगोत्स्की का नाम कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बहुत काम इन्होंने जो है वो हर फील्ड में किया है, और लैंग्वेज में भी इनका अपना एक इंडिपेंडेंट जो है वो वर्क है। और लैंग्वेज लर्निंग में ये बोलते हैं कि सोशियो कल्चर जो प्रोसेस है जहां लर्नर एक्वायर करता है लैंग्वेज, इससे पार्टिसिपेशन से, सोशल एक्टिविटीज से, कल्चर प्रैक्टिसेस से और कोलैबोरेटिव डायलॉग से। तो आज 21st सेंचुरी में कोलैबोरेटिव जो एक कोलैबोरेशन है वो एक 21st सेंचुरी स्किल भी है। तो कहीं ना कहीं वाइगोत्स्की इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और वाइगोत्स्की की ये एक अप्रोच है लैंग्वेज लर्निंग की, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में काफी डिटेल में एक्सप्लेन की है, तो आप वहां जाकर के इसको देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है चॉम्स्की। चॉम्स्की जो है वो नेटिविस्ट थ्योरी इसको हम कह सकते हैं कि इसके प्रोपोनेंट हैं। इसको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का एक वो भी कहा जाता है कि ये जो मानते हैं कि भाई कुछ ऐसी चीजें हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट जो हेरिडिटी से मिलती हैं, और कुछ जो इनपुट्स हैं इसके एनवायरनमेंट से मिलती हैं, और इस तरह से बच्चा सीखता है। तो पहली बात हेरिडिटी को सपोर्ट करती हुई आगे चॉम्स्की की, वो कहते हैं कि ह्यूमन ओनली, यानी ये एक जो लैंग्वेज है ये स्पीशीज स्पेसिफिक है। बॉलिंगर ने कहा था कि लैंग्वेज इज स्पीशीज स्पेसिफिक, तो वही बात यहाँ पर आ गई। दूसरी बात अगेन हेरिडिटी से रिलेटेड ये बोलते हैं कि हर इंसान में, हर ह्यूमन चाइल्ड में लैड पाया जाता है, जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं। यानी हमारे अंदर एक ऐसा गॉड गिफ्टेड डिवाइस है जो भाषा सीखने की क्षमता रखता है, और ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में है। और इसमें इन्होंने बात की कि बच्चा जब भाषा सीखता है ना, तो उसके पास दो तरह के ग्रामर्स आते हैं, एक यूजी यूनिवर्सल ग्रामर और एक जीजी यानी जनरेटिव ग्रामर। जो यूनिवर्सल ग्रामर है वो क्या है, एक ऐसा ग्रामर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है भाषा का जो पूरी दुनिया में एक समान है, जो हर दुनिया के हर एक इंसान के पास है। और जनरेटिव ग्रामर जो है वो खुद अंदर से तैयार करता है बच्चा अपने हिसाब से बोलने के लिए, और ये उसकी खुद की क्रिएशन है, खुद की जनरेशन है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं लैड, यूजी, जीजी, जो कि चॉम्स्की से जुड़े हुए हैं। तो इनको थोड़ा सा जरा एम्फसाइज किया गया है यहाँ इस स्लाइड में भी, और इनकी स्टडी में भी। अब इसमें एनवायरनमेंट से जो है वो भाषा एक्वायर करता है। शुरू में मैंने कह दिया था हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे बड़ा फोकस करते हैं। और इन्होंने क्या कहा है कि बच्चा जो है एनवायरनमेंट से एक्वायर तो करता है लैंग्वेज, लेकिन उसके साथ साथ अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं पर बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है। मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया भी था कि 25 से 50 शब्द पर डे बच्चा सीख सकता है इस पर्टिकुलर लाइफ स्टेज में। और ऐसा क्यों है, इसका रीजन भी चॉम्स्की ने दिया है कि जो लैड है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, वो एज के साथ साथ वीक होता जाता है, कमजोर होता जाता है। तो जब छोटी उम्र है बच्चे की तो ज्यादा क्षमता है, उम्र बढ़ती जाएगी तो नई भाषा सीखने की क्षमता कम होती जाएगी। अब देखिए इन थ्योरीज को यदि हम नेट शेल में कहें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज कौन कौन सी हैं। बिहेवियरिज्म है, जो बिहेवियरिस्ट या बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है। नेटिविज्म है, जिसको नेटिविस्ट थ्योरी कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म है, जिसको कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है। सोशल इंटरेक्शनिज्म है, जिसको इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है। और इनको थोड़ा और अगर हम डिटेल में देखें इस फ्लो चार्ट के माध्यम से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज में पहले बिहेवियरिज्म आ गया, जिसको बिहेवियरिस्ट या बिहेवियरल थ्योरी कहा जाता है। ये बी एफ स्किनर जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने इसको प्रपोन किया है। और ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे की बात करती है, यानी बच्चा भाषा कैसे सीखता है, कोई भी शब्द या कोई भी भाषा कैसे सीखता है, रिवॉर्ड से। यदि उसको रिवॉर्ड मिलेगा वो सीखता जाएगा। पनिशमेंट में वो जो अनवांटेड या अवांछनीय व्यवहार है उसको कम करता जाएगा, और इस तरीके से वो सीख जाएगा। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है, ये हम जानते हैं। नेक्स्ट है नेटिविज्म एंड नेटिविस्ट थ्योरी। ये क्या बोलती है, नॉम चॉम्स्की ने, जैसे कि मैंने कहा अमेरिकन लिंग्विस्ट हैं, बड़े फेमस है लैंग्वेज में, इनका काम जो है वो मोस्ट फेमस लिंग्विस्ट में इनका नाम आता है। ये बोलते हैं इंस्टिंक्टिव ड्राइव है बच्चे में, अंदर से सीखने की इंस्टिंक्ट है, बच्चा सीखता है, उसमें लैड पाया गया है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है जो उसकी इंस्टिंक्ट है, ठीक है, जो उसको सीखने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है, अभिप्रेरित करती है, और बच्चा सीखता है। ठीक है,
कंस्ट्रक्टिविज्म क्या बोलते हैं, जीन पियाजे हैं, स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, और ये बोलते हैं कि ये एक मेंटल रीस्ट्रक्चरिंग होती है इंफॉर्मेशन की, और कॉग्निटिव एबिलिटी है बच्चे की, जिससे कि वो ये भाषा सीखता है। यानी कि वो एक इंटरेक्शन से दूसरे को सीख के जो है भाषा सीखता है, लेकिन कॉग्निटिव एबिलिटी भी होती है तभी सीख पाता है। सोशल इंटरेक्शनिज्म में जेरोम ब्रूनर जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने क्या कहा है कि कम्युनिकेटिव और रेगुलर इंटरेक्शंस आर नेसेसरी, यानी कि एक दूसरे के साथ जब हमारी इंटरेक्शंस होंगी उसी से हम सबसे ज्यादा भाषा को सीखते हैं। अब ओरिजिन की बात कर लेते हैं। देखिए, ओरिजिन में सबसे पहले आता है कि डिवाइन ओरिजिन है, भाई भगवान ने दी है। इसमें अलग अलग रिलीजन्स का अलग अलग स्टैंड है। बाइबल में कहा गया है कि गॉड ने एडम को बनाया और कहा कि व्हाटसोएवर एडम कॉल्ड एवरीथिंग क्रीचर्स वाज द नेम देयर ऑफ, यानी एडम को भगवान ने बनाया, गॉड ने बनाया, उसके बाद एडम ने जिस चीज को जो नाम से पुकार दिया वही उसका नाम हो गया। कुरान में भी कुछ इसी तरीके का वर्जन मिलता है, उसमें कहा गया है कि ओ एडम इन्फॉर्म देन ऑफ देयर नेम्स, यानी एडम को नाम बता दिए हैं सारे, और एडम जो है वो आगे चल के सब चीजों के नाम जो है वो इंसानों को बताता है, ह्यूमंस को बताता है, और वही नाम पड़ गए। हिंदू बिलीफ्स में क्या कहा गया है कि माँ सरस्वती जो है वो ओरिजिनेटर है लैंग्वेज की, वो उन्हें जो है वो विद्या की, जो है वाणी की या संगीत की देवी जो है वो कहा गया है, और उन्हीं से जो है वो सारे के सारे जो ये भाषा है वो ओरिजिनेट हुई है। इसी तरीके से एक थ्योरी है बो वॉ थ्योरी, ये जर्मन फिलोसोफर्स हुए हैं J.H. हर्डर, उन्होंने दी है, J.G. हर्डर, और वो कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो किससे आती है, एनिमल्स के साउंड को कॉपी करने से आती है। जैसे मान लीजिए कोई डॉग आगे से आ गया, तो अगर मान लीजिए वो कैसे उसकी साउंड क्या है, भाव भाव की है, बाक करता है डॉग, तो यदि एक इंसान ने किसी को बताना होता था कि आगे डॉग है, तो वो भाव भाव करके बताता था कि आगे डॉग है। तो ये छोटी छोटी थ्योरीज हैं जो कुछ हद तक सही है, पूरे तरीके से सही कोई भी थ्योरी नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ये भी रियलिटी है कि शुरुआत में हो सकता है, जब आदि मानव के समय की हम बात करते हैं, तो ये भी एक फैक्टर रहा हो कि एनिमल्स की साउंड को भी कॉपी करने की कोशिश इंसान ने की, और आज भी करता है इंसान, ऐसा कोई बात नहीं है। कोड वर्ड में आज भी ये चीज हमें देखने को मिलती है। एक पू पू थ्योरी है, ब्रिटिश लिंग्विस्ट हुए हैं हेनरी स्वीट, उन्होंने ये दी है। वो कहते हैं लैंग्वेज कम्स फ्रॉम अनइंटेंशनल ह्यूमन साइट्स साउंड्स। जैसे मान लीजिए कोई भारी भरकम सामान उठा रहा है इंसान, तो जो उसके मुंह से अचानक ही आवाजें निकलती है, आह, या कुछ भी आवाज निकलती है हंसने की, खुशी के मौसम उसमें, या दुख में रोता है, तो वो अनइंटेंशनल साउंड्स हैं। वो बेसिकली उसका इंटेंशन रोने का है, लेकिन साउंड निकालने का नहीं है, साउंड अनइंटेंशनली निकल रही है, तो वहां से लैंग्वेज डेवलप हुई है, ऐसा ये मानते हैं। नेक्स्ट कुछ थ्योरीज बच रही हैं, जैसे टावर ऑफ बैबल थ्योरी है। ये थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बाइबल में इसका जिक्र है। ये बोलती है कि सभी लैंग्वेजेस एक ही लैंग्वेज से निकली हैं, मतलब पहले पूरी दुनिया में एक ही भाषा बोली जाती थी, ऐसा इस थ्योरी का मानना है। बाइबल में ऐसा जिक्र आता है, ऐसा दृष्टव्य आता है, दृष्टांत आता है कि इंसान ने क्या किया, मिलकर सोचा कि क्यों ना एक ऐसा टावर बनाया जाए जिससे सीधा जो है वो हेवन में यानी भगवान के पास पहुंचा जाए। तो ये शायद बात जो है, या ये ग्रीड जो है वो इंसान की, वो गॉड को पसंद नहीं आई, और उन्होंने सभी का जो सॉफ्टवेयर है वो बदल दिया, और बोला चलो भाई जाओ, अलग अलग जगह आपकी लैंग्वेज बदल दी जाती है। तो एक माइथोलॉजिकल ये एक थ्योरी है, तो इसका भी अपना एक रेलेवेंस है पर्टिकुलर जगह पे। और अब एक और थ्योरी आती है यो हे हो थ्योरी। अब ये ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं एल्बर्ट बर्नर्ड, उन्होंने ये थ्योरी दी है। ये थ्योरी बोलती है कि जो ह्यूमन एक्सक्लामेशंस हैं, जैसे मान लीजिए अचानक से जो एक विस्मयादि बोधक जो आवाजें निकलती हैं, जैसे आउच, उई, हाय, हे राम, इस तरीके के जो आवाजें निकलती हैं, इससे लैंग्वेज आई है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होते हैं जो मानव के विकास का इतिहास कैसा रहा है उसकी स्टडी करते हैं, तो वो उनका भी एक अपना वर्जन है जो कि उन्होंने दिया है, तो वो मैंने यहाँ पर डाला है। डिंग डोंग थ्योरी है। अब डिंग डोंग थ्योरी डच लिंग्विस्ट हुए हैं J.D. कॉटनी, उन्होंने दी है। और लैंग्वेज ये कह के बोलते हैं कि लैंग्वेज कम्स फ्रॉम ह्यूमन, एनिमल एंड नेचर साउंड्स। अब ये बोलते हैं कि इसमें ह्यूमन साउंड, एनिमल साउंड्स और नेचुरल साउंड्स को उन्होंने जोड़ दिया है। जैसे मान लीजिए पेड़ कोई नीचे गिरता है तो बम की आवाज आती है, तो बम वो उन्होंने इसमें ले लिया है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं हर थ्योरी का मिक्सचर एंड में आप देखेंगे कि वही जाकर के निकलेगा जो मैंने शुरू में आपसे कहा भी था। आगे देखिए एवोल्यूशनरी थ्योरी है जिसकी मैं बात कर रहा था। डच लिंग्विस्ट हुए हैं J.D. कॉटनी, इन्होंने ये इसको
इसके बारे में क्या कहा है कि लैंग्वेज जो है वो इवॉल्व हुई है बिल्कुल स्लोली स्लोली, इन सब का अपना रेलेवेंस है, सबकी कहीं ना कहीं महत्ता है और धीरे धीरे लैंग्वेज बढ़ी है आगे। टाटा थ्योरी है, सर रिचर्ड पैगेट क्या कहते हैं, ये बोलते हैं कि भाई बॉडी मूवमेंट्स प्रिसीड्स लैंग्वेज। कि मान लीजिए किसी को टाटा किया हाथ से, तो पहले हाथ से किया, उसके बाद मुंह से निकली आवाज टाटा, ठीक है, तो वो एक मीनिंग उसके साथ एसोसिएट हो गया कि ठीक है मैं जा रहा हूं। लेकिन पहले क्या हुआ, पहले फिर बॉडी मूवमेंट्स आए, लेकिन हर जगह ये संभव नहीं है। ऑल दो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये सही हो भी सकता है कुछ कुछ पर्टिकुलर केसेस में, लेकिन हर जगह नहीं हो सकता। तो बेसिकली इसकी जो एक्लेक्टिक अप्रोच वो यही है कि लैंग्वेज जो है वो हम ये मान सकते हैं कि ये एक एवोल्यूशनरी थ्योरी जो वो एक मुझे बेस्ट इसमें लगती है। आप भी अपना व्यू रख सकते हैं कि आपको कौन सी अच्छी लग रही है। तो इसी के साथ अब हमारी एवोल्यूशन भी फाइनली अपनी स्टेज पे पहुंची है और हम पहुंच चुके हैं अपने होम टेकिंग मैसेज पे। तो आज का होम टेकिंग मैसेज वही है, टीम वर्क। आप देख सकते हैं तीन अलग अलग हमारे सामने यहाँ पर सिनेरियोज हैं। एक में भी कोई खास बात नहीं बन रही है, तीसरे में भी कोई खास बात नहीं बन रही है, और बात जहाँ बन रही है वो टीम वर्क से ही बन रही है। तो वी शुड ऑलवेज वर्क इन टीम। So thank you so much everybody. Really it was very nice interaction with you. I hope that I have been doing justice with this topic. थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो कहीं ना कहीं अगली जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनको बनाने की मोटिवेशन बनी रहती है। बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिपेयर ऑल दी स्टफ एंड मेक दिस लॉन्ग वीडियो। बट अगर आप सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक मोरल जो मोटिवेशन है बोलते हैं ना, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जिसकी हमने बात की वो मिलती है। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कभी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।